अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर ज़ुहैब अरशद, वो इज़ करंटली वर्किंग एज अ सीए ट्रेनी। तो आज हम इनसे सीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुछ शेयर करेंगे और कुछ इनकी जर्नी के बारे में इनसे पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच ज़ुहैब फॉर कमिंग। और शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सीए में आने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी हियर। सीए की जर्नी ऐसा तो टफ ही होती है, लेकिन इससे पहले मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था वो प्री इंजीनियरिंग एज अ स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग था, मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जी। तो पहले तो आइडिया नहीं था कि सीए करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इन चीज़ों का आइडिया हुआ कॉलेज में जाके जी। सबसे बड़ा इशू जो हमें होता है, मतलब बैकवर्ड एरियाज़ में, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो यही है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, हमें फील्ड का पता ही नहीं होता कि हमारा आगे फ्यूचर किस फील्ड में है। तो इसी तरह कुछ मेरे साथ भी था। तो मुझे मतलब एफएससी तक तो मुझे आइडिया भी नहीं था, मतलब जब मेरी एफएससी भी हो गई थी तो अभी मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने सीए करना है। तो किसने आपको बोला कि आप सीए वाली फील्ड में आओ या इस साइड पे आओ? क्योंकि वहाँ पे तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो लाइक इस तरह से वहाँ पे कोई आपको था, कोई लाइक आपने किसी को देखा या आपको सोशल मीडिया से आइडिया हुआ कि मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए? मेरे कज़न के दोस्त हैं, उन्होंने किया हुआ था। तो मतलब मैंने जब मेरे कज़न वो माशाल्लाह टीचर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा पर्सनली था रिफाइनिंग इंजीनियरिंग का, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। तो उन्होंने कहा मुझे कि सीए कर लो, एज एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल, क्योंकि उनके एक दोस्त ने किया हुआ था, वो माशाल्लाह आजकल दुबई होते हैं। अच्छा। तो उनसे मिलवाया, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब आप उनसे मिलो, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। फिर इसी तरह मेरा थोड़ा सा उस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो मैंने इसके बारे में फिर मैं मुल्तान ट्रैवल करके गया, तो वहाँ पे जाके मैंने मतलब कॉलेजेस का डिफरेंस विजिट किया, डिफरेंट कॉलेजेस का। तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मतलब मुझे लगा ऐसा कि ये फील्ड मेरे लिए सूट करेगी जी। नहीं, लेकिन कुछ ये भी होता है कि हम लोग जब मतलब जाते हैं इस फील्ड में, इसको ज्वाइन करना होता है हम लोगों ने, तो सबसे पहले तो ये सुनने को मिलता है कि ये बहुत लंबा कोर्स है, ये बहुत मुश्किल है, ये पेपर पास नहीं होते। तो आपको ऐसा जैसा कुछ फेस करना पड़ा आपको? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे था। क्योंकि जब मैं स्टार्ट में पहले मैं मुल्तान गया, तो मैंने एक कॉलेज विजिट किया, तो वहाँ पे मुझे भी उन्होंने यही कहा कि मतलब मैंने अपने मार्क्स बताए, ग्रेड्स बताए, तो उन्होंने कहा कि मतलब आप ठीक हैं। ग्रेड्स उनके भी जो टीचर थे ना, वो माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी ग्रेड्स इतने ही हैं, तो लेकिन मैं कर गया हूँ तो आप भी कर लोगे। मुझे ये बताया कि मैं सॉरी मतलब काट रही हूँ आपकी बात, ग्रेड्स वाकई मैटर करते हैं इस फील्ड में आने के लिए, या आपको लंबी रेस का घोड़ा होना जरूरी है? मेरा ख्याल है कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है ना, एजुकेशन, अगर आप कॉमर्स के हैं तो ठीक है, फिर तो ग्रेड्स मतलब वेल एंड गुड है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी या मेडिकल वाले भी तो कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं मतलब कलीग्स हैं, जानने वाले 90% ऑफ अवाम जो है यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड से ही ऐसे ही है। बहुत से मतलब कोलीग्स ऐसे हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, जिनका नहीं एडमिशन हुआ तो वो इधर सीए में आ गए, तो ये कर जाते हैं। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग का था, वो क्योंकि जिनसे मैंने कंसल्टेंसी ली थी वो भी मेडिकल के थे, तो उन्होंने भी मुझे, अगर वो कर गए हैं तो फिर उन्होंने कहा कि आप भी कर लोगे, तो उन्होंने भी ऐसे ही मोटिवेट किया मुझे। तो उन्होंने कहा जो ये मशहूर बातें हैं, पेपर पास नहीं होते, पेपर निकलते नहीं, इनके बारे में आप क्या? ये मेरे ख्याल से एक मिथ्स हैं, हर फील्ड में होती हैं। अगर इंजीनियरिंग की भी हम बात करें जी, तो इंजीनियरिंग में भी लोग कहते हैं कि मतलब इंजीनियरिंग भी नहीं होती, स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हर एक की अपना अपना माइंडसेट है, हर लोगों का मतलब अपना अपना परसेप्शन है इस सवाल। क्या लगता है ये जो बच्चे फैलाते हैं ये बातें, ये कौन से बच्चे होते हैं? मेरे ख्याल से ये वही होते हैं जो कर नहीं पाते, या जिनको ऐसा लगता है, जो 1-2 अटेम्प्ट्स देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनको मतलब उनसे नहीं होता, तो वो कहते हैं कि चलो जी, अगर हमसे नहीं हुआ तो दूसरों से भी नहीं होगा। वो दूसरों में भी यही फैलाना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होता, इसमें इतना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। फेलियर की रेशो लाइक ज्यादा है ऑफ कोर्स इसमें, तो इस हवाले से लाइक इसलिए ना बोलते हो कि उनके पास एक पॉइंट आ जाता है कि यार इसमें फेलियर की रेशो ज्यादा है, चलो भाई उम्र फैलाओ, किसी को आने ना दो। वैसे भी अब मेरे ख्याल में कंपटीशन भी काफी ज्यादा होता जा रहा है इस फील्ड में, तो उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? लाइक बिल्कुल कंपटीशन इस फील्ड में अब बहुत ज्यादा आ गया है। जब आपको लगता है कि आगे नेक्स्ट MBBS वाला हाल होने वाला है सीए का भी? ऐसे ही है, जो मतलब अब इन्होंने एक अच्छी पॉलिसी बनाई है कि इन्होंने पीआरसी के लिए एंटी टेस्ट रख दिया, जिन बच्चों के ग्रेड्स कम होते हैं तो फिर उसके थ्रू वो कैफ में आते हैं। पहले तो ये होता था कि वो एएफसी में ही एफटीएस अलॉट कर देते थे, वो आईकैप का स्टूडेंट बन जाता था। अब ये कर रहे हैं कि ये पीआरसी के बाद कैफ में जब आता है बच्चा, तब उसको एफटीएस अलॉट कर रहे हैं, तो तब वो बच्चा मतलब एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आईकैप का कहलाता है। उससे पहले नहीं, पहले उससे पीआरसी के एग्जाम है। तो ये एक इनका था डिसीजन, जो इन्होंने पीआरसी और एएफसी को अलग-अलग किया है। तो उससे बहुत
मतलब बच्चे फिल्टर हो जाते हैं स्टार्ट में ही, कि उनका पता चल जाता है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अकाउंटिंग जो मुझे पर्सनली मुझे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगा था अकाउंटिंग का। जी। क्योंकि उसकी मेन वजह ये थी कि हमारा बैकग्राउंड नहीं था। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी, मैथ पढ़ी हुई थी, फिजिक्स पढ़ी हुई थी। तो जब मैं अकाउंटिंग में आया तो ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है मुझे तो 1.5-2 महीने। मैथ्स अच्छा होना जरूरी है क्या? ये भी एक वैसे बात पूछी जाती है, अक्सर बच्चे पूछते हैं। मैथ्स मैटर करता है इसमें लाइक? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा मैथ्स मैटर नहीं करता। लेकिन जब पहली दफा मैं मतलब आया क्लास में बैठा तो डेबिट क्रेडिट मुझे तो समझ नहीं आया। 15-20 दिन तो मुझे यही समझने में लग गए कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। मतलब अगर डेबिट होगा एसेट तो बढ़ेगा, क्रेडिट होगा तो कम होगा, और इसके ऑपोजिट इनकम अगर डेबिट होगी तो वो कम होगी, तो और क्रेडिट होगी तो बढ़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल से समझना था। ये एक टफ टाइम था मेरे लिए। और अकाउंटिंग एक वो सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत मुश्किल लगा। उसकी यही वजह थी कि बेस नहीं बनी हुई थी। इसके लिए बेस होना जरूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो मेडिकल के भी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको नॉलेज हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो कोई मसला नहीं है सच। बाय द वे, ओवरऑल आपका ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है क्लास में? मेरे अभी तो उन्होंने ग्रुपिंग कर दी हुई है ना, लाइक ग्रुप ए कर दिया, ग्रुप बी कर दिया। हाँ, तो अगर मैं आपसे ग्रुप वाइज पूछूं कि ग्रुप में जब आपने किया था तब तो आई थिंक ग्रुपिंग नहीं थी, तो ग्रुप ए में से कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा है लाइक? हाँ, ये मेरे ख्याल से रिसेंटली ग्रुपिंग हुई है इसकी। मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट में पहले ग्रुप नहीं होते थे, अब तो इन्होंने पेपर भी एक कम कर दिया। पहले 9 पेपर होते थे, अब 8 हो गए हैं कैफ के। तो अब पहले ग्रुप में जैसे रिपोर्टिंग 1 है, इसके साथ बी लॉ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो मेरे ख्याल से सिस्टमेटिक कर दिया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक कर दिया है। तो ज़रूरी भी तो है ना, आई थिंक कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस लिहाज से फिर अगर वो आसान कर देंगे उस चीज़ को तो वो तो फिर हलवा हो जाएगी और फिर वो MBBS हो जाएगा। हाँ, ये सॉरी टू से MBBS वाले। लेकिन हलवा हम कह नहीं सकते क्योंकि हलवा है नहीं बिल्कुल। हलवा बनाना पड़ता है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत स्ट्रगल है। लाइक कि आप अगर डेली का काम डेली कर रहे हो तो ठीक है, हो जाता है। मैंने मतलब ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि डेली का काम डेली करके भी फेल हो जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा प्रेशर का भी मसला होता है, टाइम प्रेशर, पेपर का टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है कभी कभार। आप हाँ, कोई भी मिस हो सकता है। जैसे आप जितना मर्जी 6 मंथ में पढ़ लो, जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन अगर आप टाइम जो एग्जाम टाइम है वही अच्छे तरीके से उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सके, आपकी कोई मतलब तबीयत खराब हो जाती है या कोई और इशू बन जाता है, तो मतलब उसमें फिर ये तो इस तरह के मिस तो होते रहते हैं। लेकिन ये है कि मेहनत अगर की हो ना, डेली का काम डेली किया हो, तो पर्सनली मुझे ये मुश्किल नहीं लगा। अभी तक का सफ़र जो मेरा है वो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। सिर्फ ये था कि मैं डेली का काम डेली कर लो, और 3-4 आवर्स लगते थे, उसके बाद जो मर्जी अपना मतलब सारी एक्टिविटीज। ओवरऑल बाय द वे आपकी क्या रूटीन रही है ना, लाइक जब आप कैफ में आए, AFC PRC तो एज कंपैरेटिवली वो वैसे जितना मुश्किल नहीं है, लेकिन कैफ को समझा जाता है कि एक टफ टाइम देता है आपको, तो उसमें आपकी क्या रूटीन थी ओवरऑल, लाइक क्या किस तरह से आप सब्जेक्ट्स वाइज लेके चलते थे सबको, अकाउंटिंग को, लॉ को? कैफ में तो ऐसे जब हम कैफ में थे, जब AFC में थे तब AFC भी मुश्किल लगती थी। फिर जब कैफ में आए तो कैफ भी मुश्किल लगने लगा। कैफ तो मुश्किल था। नहीं, कैफ मुश्किल नहीं। अगर आप CFAP में अब हैं तो CFAP हम कहते हैं कि कैफ कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब आर्टिकल्स के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कर भी लेते हैं, बहुत स्टूडेंट हैं उनको तो उनके लिए तो हैट्स ऑफ है, मतलब करते भी हैं और खुद भी कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मुश्किल है कैफ ऐसा। जब जो बच्चे कैफ में हैं उनसे तो फिर इस चीज पे कंट्राडिक्शन हो जाएगी ना, कि वो कहेंगे कि नहीं ये नहीं, हमने उनको मोटिवेट बेसिकली तो हमने मोटिवेट करना है, हमें डराना थोड़ी। बिल्कुल, ये तो है कि कैफ इजी है, हो जाता है एज सच के मतलब। लेकिन उनकी टाइमिंग मैं पूछ रही थी आपसे कि इसकी टाइमिंग किस तरह से आप इसको लेके चलते थे, कैसे मैनेज करते थे? लाइक टाइम यही था, क्लासेस के बाद मैक्सिमम कितना टाइम पढ़ते थे? हाँ, क्लासेस के बाद क्लासेस होती थी सुबह 8 to 1 PM। क्लासेस के बाद फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे रेस्ट, शाम को 4 बजे से लेके 8 खाना मतलब डिनर तक। डिनर करके नमाज वगैरह अगर पढ़नी है तो नमाज पढ़ के उसके बाद आप 2-4 घंटे, मतलब मैक्सिमम ये है कि डेली का काम आपका डेली कवर हो जाए। एक्स्ट्रा सर से अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो करके जाओ, प्रैक्टिस कोई कहा है उन्होंने वो करके जाओ। एक्स्ट्रा अगर सर ने नहीं दिया तो आप जितना डेली का क्लास वर्क है ना वो लाजमी डेली का डेली करो। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही इसी तरह मैनेज करता था। इस फील्ड में मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो लाइक इस तरह करते हैं कि लास्ट वाले मंथ्स में आके पढ़ते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी वाला सीन समझा हुआ है ना, हम लोग पेपर नाइट पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर से बिल्कुल 2 माह पहले पढ़ते हैं, 2-3 माह पहले हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं सारे लेक्चर्स,
तो उन बच्चों के हवाले से क्या सीन है, मतलब क्या आप क्या समझते हैं कि इन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो बच्चा सीए में आता है ना, वो इस तरह की हरकतें एक्सेप्शनल केसेस करते हैं। मतलब बहुत कम बच्चे इस तरह करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक टफ फील्ड है, प्रोफेशनल फील्ड है, आपको डेली का काम डेली करना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस होते भी हैं कि वो आखिरी 2 मंथ्स में पढ़ रहे होते हैं और पास भी कर लेते हैं, वो एक्सेप्शनल केस। फिर उनको 2 मंथ्स में वो 6 मंथ वाली जो एफर्ट होती है ना, वो करनी पड़ती है। जो बच्चे ने 6 मंथ पढ़ा होता है, वो डेली का काम डेली कर रहा होता है, उसके लिए एंड वाले मंथ्स में इतना ज्यादा बर्डन नहीं होता, तो उसके लिए मैनेज करना ईजी होता है। लेकिन जो लास्ट 2 मंथ्स में वो हर चीज को कट ऑफ करते हैं, सोशल एक्टिविटीज हर चीज अपनी कट ऑफ करके उसके बाद वो अगर स्टडी की तरफ आ रहे हैं तो फिर स्टडी पे फोकस करते हैं। 2 मंथ फिर वो स्टडी ही करते हैं। तो एकदम से कट डाउन करना सोशल एक्टिविटीज का मुश्किल नहीं हो जाता क्या? फिर जाहिर सी बात है, अगर नहीं करेंगे तो टाइम लग जाएगी। फिर यही है, अगर नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा। सोशल एक्टिविटीज से चले हम लोग फर्दर इसको लेके चलते हैं। सोशल एक्टिविटीज की अगर बात आएगी, व्हाट डू यू थिंक कि सोशल एक्टिविटीज को किस तरह से लेके चलना चाहिए? लाइक सोशल सर्कल होना चाहिए आपका उस तरह से? वैसे ऐसे मुझे मेरा ख्याल है कि उस तरह से सोशल सर्कल आपका रहता नहीं है, तो किस तरह से आप इस चीज़ को समझते हैं कि बच्चे को लेके चलना चाहिए सीए में आने के बाद? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं ना, तो आपका दोस्त या जो भी आपका मतलब सराउंडिंग होनी चाहिए ना, वो भी एक प्रोफेशनल ही होना चाहिए। तो उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो आपकी फील्ड की, उसको भी मतलब प्रॉस एंड कॉन्स पता हो कि कितना डिफिकल्ट होता है इस चीज़ को मैनेज करना साथ साथ स्टडीज़ के साथ साथ। ज़्यादा अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मेरा कोई ज़्यादा इतना सराउंडिंग्स नहीं थी, लिमिटेड से फ्रेंड्स हैं और मतलब लिमिटेड सा ही सोशल मीडिया यूज़र हूँ मैं, कोई 24/7 नहीं मैं सोशल मीडिया। तो हर चीज़ लाइफ बैलेंस होनी चाहिए इसमें। अगर आप प्रोफेशनल किसी स्टडीज़ में हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो MBBS में हैं, वो भी उनकी भी लाइफ वो इसीलिए तो आज कामयाब एक डॉक्टर बनते हैं, कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। यही है सबके उसके मतलब पीछे यही है कि लाइफ आपकी बैलेंस होनी चाहिए। हर चीज़ कोई एडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। लाइफ अगर बैलेंस है तो हर चीज़ में आप मतलब आगे निकल सकते हो। तो यही है कि लाइफ बैलेंस हो आपकी, सोशल मीडिया एडिक्शन ना हो। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रही थी कि हमारे बच्चे हैं मतलब आते हैं इस कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के बाद, तो एक डिब्बा डिब्बी कल्चर चलता है हमारे यहाँ। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब एक चीज़ तो अच्छी नहीं है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जिस काम के लिए आए हो आप उसे करो, बच्चे छोड़ के दूसरे। और ये फील्ड भी आपको फुल टाइम मांगती है, पार्ट टाइम वाला तो सीन ही नहीं है इसमें। तो आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? क्या करना चाहिए बच्चों को? मैं ये समझता हूँ कि मतलब अगर कोई बंदा घर से पढ़ने के लिए आया ना, तो फिर वो घर से मतलब बिल्कुल, अगर उसको घर वालों का एहसास है ना, तो वो मेरे ख्याल से इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ में पढ़ता ही नहीं है जी। और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जिनकी मतलब एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं, बैड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, वो फिर आगे मतलब उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, सेकंड पर्सन तो नहीं जान रहा होता कि बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही होती हैं, उसके मतलब फैमिली वाले कैसे कट ऑफ करके भेज रहे हैं उसे, या किस तरह वो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो जो बच्चा अगर घर से पढ़ने के लिए बाहर आता है, तो फिर वो घर से पढ़ने के लिए आया तो फिर वो पढ़े। ये बैड एक्टिविटीज सब कुछ आपको, हर चीज़ आपके मतलब एक हलाल तरीके से आपके लिए रखी गई है, वो आपको मिलती है। तो अगर घर से कोई बंदा पढ़ने के लिए आया, अगर उसको घर वालों का एहसास है, सबसे बड़ी बात एहसास ही है कि अगर उसको घर वालों का एहसास है ना, तो वो इस तरह की बैड एक्टिविटीज़ में पढ़ता ही नहीं है। और जो पढ़ जाते हैं फिर उनको टाइम लग जाती है। फिर वो उस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि सीए नहीं होता, सीए बड़ा मुश्किल है। फिर वो र्यूमर्स फैलाते हैं फेसबुक पे, पता नहीं कौन कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स पे कि ये ऐसे है तो सीए बहुत मुश्किल है। वो उसी तरह के बच्चे होते हैं। बड़ी बात इसमें यही है कि सबसे घर वालों का एहसास, जिन्होंने आपको मतलब पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, और इस मॉडर्न एरा में अगर भेजा हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स को सल्यूट है जो मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो स्टडीज सीए एक ऐसी फील्ड है जो मतलब मेरे ख्याल से तो 100% मांगती है कि आपका फोकस होना चाहिए, फोकस से बड़ा हार्ड वर्किंग चाहिए आपकी, और फोकस चाहिए आपका। उसके लिए फिर अदर एक्टिविटीज जो होंगी तो उससे फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ना, वो एनर्जी। ऐसी बात है, आपका जब फोकस ही नहीं है, आप माइंड उधर पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो वो एग्जीक्यूशन उसकी नहीं हो पाती, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए न्यू कमर्स को तो सजेशन यही है कि वो मतलब अवॉइड करें इन चीज़ों से। आप जब सीए कर लेते हैं तो ये चीज़ें फिर आपके लिए मतलब मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत क्वालिफिकेशन इस लेवल की है, रिस्पेक्टफुल क्वालिफिकेशन है कि आप जब उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हर चीज़ ही आपको समझ लो मिल जाती है। तो इस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।
और जो मतलब हैं भी इन तरह के मतलब एक्टिविटीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से उसको कट ऑफ करना चाहिए। और तो ज़ेब अब थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए तो मैंने एक छोटा सा रैपिड फायर तैयार किया था आपके लिए, जिसमें आपने हमें बताना है कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कैफ सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले कैफ 1 के बारे में बात करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जब मैंने रेट करें पहले इसको। हाँ, ये लास्ट टाइम तकरीबन लास्ट 2-3 टाइम्स से हुआ है ये ग्रुपिंग कैफ 5। एग्जैक्टली, ये कैफ 5 हुआ करता था, मार्च अटेम्प्ट से कैफ 5 हुआ करता था ये। तो हमारे जब हमने किया था कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हुआ करता था। तो मुझे जो मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ये कैफ में लगा है ना, वो सबसे डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। उसके बाद मुझे कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लगा। ठीक। तो ये कैफ 5 हुआ करता था। रिपोर्टिंग 1 मेरे ख्याल से अकाउंटिंग मेरा वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी भी मतलब कुछ होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी अकाउंटिंग वीक होती है, थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी वीक होती है, अकाउंटिंग बहुत अच्छी है। मैं मतलब दोनों के दरमियान अच्छा होता है, उनका थ्योरी अच्छी होती ऐसी है। तो मेरा ये था कि मेरी अकाउंटिंग तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो मेरी थ्योरी भी अच्छी है। मैं मतलब मुझे ऐसा कोई टाइम नहीं लगता थ्योरी याद करने में, कॉन्सेप्ट्स रिटेन करने में, तो मेरी थ्योरी भी अच्छी है। तो मुझे रिपोर्टिंग और कोई भी सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, वो मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो मुझे ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगा। तो आप इसको रेट करें फिर आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 मेरे ख्याल से 5 of 10। 5 out of 10। 5 of 10। Tax practices। Tax practices। One of my favorite subjects। That's me too। मेरा भी one of favorite subjects था tax practices। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे टीचर से माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। और तो उनके मेरे अकॉर्डिंग tax practices मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान इजी सब्जेक्ट है। मतलब उसमें ये है कि आपको प्रोविजन और ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। मेरे ख्याल से 3 out of 10। ओके। और बिजनेस लॉ? थ्योरी वाले सारे सब्जेक्ट्स इजी हैं, बिजनेस लॉ और ये। हाँ, एक सब्जेक्ट है ऐसा जिसमें आसान है जिसका ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में थ्योरी बहुत आसान है, पढ़ने में वो बहुत आसान है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है। ठीक है। ये मुझे अटेम्प्ट दे के पता चला था कि इसकी पढ़ना, क्योंकि मैं पढ़ता था तो वैसे लगता था कि ये बहुत आसान है, लेकिन एप्लीकेशन उसकी थोड़ी शायद जिस तरह एग्जामिनर को रिक्वायर्ड होती है उस तरह उसकी एप्लीकेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। तो ऑडिट आप कह सकती हैं कि उसकी डिफिकल्टी लेवल उसका 7 out of 10 है। ठीक। तो बी लॉ और ये सारे तो 5 out of 10। ठीक होगा। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी आपसे यहाँ से कि बुकिश नॉलेज का कोई ताल्लुक है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से? लाइक माशाल्लाह से ट्रेनिंग चल रही है आपकी, तो आप बुकिश नॉलेज कितना ज़्यादा इस चीज़ में मैटर कर रही है, कितना मैटर करती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, ऑडिट्स वगैरह करते हो? तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें, हर जो भी क्लाइंट है आपका, उसका मतलब उसका अपना जो पोर्टफोलियो, उसका स्ट्रक्चर है कि उस पर कौन कौन से IFRS एप्लीकेबल हैं, कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं। देखिए, एक चीज़ पढ़ी हुई है आपने तो वो जाहिर सी बात है आगे प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज़ तो होती है। एग्जैक्टली। अगर आपको मतलब अगर आप बात करें इसकी, बी लॉ में हम पढ़ते थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये कंपनीज के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? ये सारी कंपनीज के लिए ज़रूरी हैं। तो ये ठीक है, अपनी एक जगह पे डायरेक्टर्स का एक चैप्टर हुआ करता था, तो वो सारी एक बेसिक नॉलेज तो उनका लाजमी है आपको। अगर प्रैक्टिकल लाइफ आपने देखना है तो हर चीज़ की इंप्लीकेशन है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। उसमें हर स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन है, हर वो क्लाइंट वाइज वेरी करती है कि उस क्लाइंट पे कौन कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। फुल IFRS है, IFRS फॉर SMEs है, SSC है, कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, तो वो क्लाइंट वाइज। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको IFRS का ही नहीं पता तो आप फिर उस चीज़ को कैसे आगे एग्जीक्यूट कर सकेंगे? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड की प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होती हैं कि स्टैंडर्ड क्या कह रहा है और आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो वो चीज़ें जाहिर सी बातें मैटर करती हैं। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो आप आगे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो ये एग्जैक्टली फिर मैटर करती हैं वो चीज़ें। चलो, ट्रेनिंग्स की बात तो छिड़ी ही गई, तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में कि लाइक इंटरव्यूज़ किए जाते हैं जब ट्रेनिंग्स के लिए, तो वो आपका क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं आपको एज सच, लाइक तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैंने स्टार्ट में मैंने कोविड के बाद की टाइम में कोविड में थोड़ा के मतलब हुआ था, उसके बाद में टाइम में मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो ये था कि तब कंपटीशन मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे कैफ क्वालिफाइड, जिनको आर्टिकल्स नहीं मिले हुए थे। थोड़ी डिफिकल्टी उसमें होती है आर्टिकल सर्च करने में। मेरे ख्याल से टफ टाइम होता है, सबसे टफ टाइम। कैफ भी इतना टफ, तब बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मतलब आर्टिकल सर्च करना एक मुश्किल काम है जी।
तो लेकिन वो मुझे लगता है उन बच्चों के लिए जो बिग 4 का रट्टा लगा के बैठे हाँ, हैं, हमें जाने दो, इसी में जाना है। तो क्या ये चीज है, मतलब इसकी हमें ये चीज काफी होती है कि बिग 4 में जाना, मतलब बिग 4 में जाना ही जाना है, ये जो जिद है आपको लगता है ऐसा कि ये करनी चाहिए बच्चों को या नहीं? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर आपके पास ठीक है वो होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, हाँ, हर एक मेरी भी विश है कि मैं भी बिग 4 में जाऊं जी। तो अपॉर्चुनिटी अगर विश है, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है तो ठीक है, आप उस तरह की विश भी रखें जिसके अगेंस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ठीक है, हर जगह पे मतलब काम तो सेम हो रहा होता है, और काम जब आप आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम आपको वही मिल रहा होता है जो बाकी लोग भी अदर्स भी कर रहे हैं। ये है कि वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं, जो चीज़ें मतलब अगर आप स्मॉल साइज फर्म्स में या किसी और फर्म्स में एक कैटेगरी, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है ना कि बिग 4 है, बाकी सब कैटेगरीज कोई भी मतलब ये हमारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, बाकी अदर देन बिग 4 है। कोई किसी भी फॉर्म में चले जाएं वो अदर देन बिग 4 है। तो ये बस एक हाइप क्रिएट की हुई है कि बिग 4 में जाना है, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो ये बिग 4 की रट लगा के बैठे हुए हैं। आज उन्होंने मतलब अपने 6 मंथ्स वेस्ट कर लिए हैं और उनको आर्टिकल्स नहीं मिले, क्योंकि आप ये भी तो देखें ना कि मार्केट में कंपटीशन पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर इस दफा भी 500 लास्ट टाइम 1500 बच्चों ने क्वालिफाई क्वालिफाई किया, 500 पहले से बैठा होगा, तो 2000 हो गया। फर्म्स कितना, उनका इतना रिसोर्सेज नहीं है तो वो कहाँ से हायरिंग करें। तो ये चीजें मैटर करती हैं मेरे ख्याल से। अपॉर्चुनिटी जहाँ से आए ना उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ये नहीं है कि, और अल्लाह ताला ने जहाँ आपका रिस्क लिखा होता है वो आपको मिल के ही रहता है। अगर वो पत्थरों में कीड़ों मकोड़ों को पत्थरों में मुहैया हो रहा है ना, तो हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, तो हमें तो वो जाहिर सी बात है मिल ही जाएगी। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में क्या ख्याल है, मैटर करती हैं या नहीं करती? देखें, ये के हवाले से असल में ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसा तो मेरे ख्याल से मैटर करती भी हैं और नहीं भी करती। अगर आजकल देखा जाए ना, तो आजकल इतना कंपटीशन है कि बच्चे 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, और मतलब 2-2 अटेम्प्ट्स तो 3 अटेम्प्ट्स तो नॉर्मल हो चुका है, और पहले बहुत रेयर हुआ करता था। पहले रेयर हुआ करता था, कंपटीशन भी तो बहुत कंपटीशन हाई हो चुका है। तो बच्चे आते हैं मेडिकल फील्ड में, उनको सिर्फ पढ़ने के अलावा उनको कोई काम नहीं होता, तो वो मतलब बुक वर्म्स होते हैं जिसे आप कहते हैं। तो वो फिर इस तरह 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स, जाहिर सी बात है अगर आपने रिसेंट आपका बैच होगा, रिसेंट FTS होगा, तो फर्म वाले भी आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मतलब अच्छा बच्चा है, अगर इतनी जल्दी ये काम उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, तो उसके हवाले से वो फिर ज्यादा प्रेफर करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने जल्दी क्वालिफाई किया होता है। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ बिगनर अगर आप कहें तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप पहले अपनी स्टडीज पे फोकस करें, कैफ क्वालिफाई करें, कोशिश करें कि मिनिमम अटेम्प्ट्स में हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। जितना जल्दी होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका एक तो टाइम स्पैन कम हो जाएगा, क्योंकि आगे एक लॉन्ग टाइम 3.5 साल की ट्रेनिंग आपकी है, तो उस हवाले से है कि आप जितना जल्दी कोशिश करेंगे, जितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो स्पेशली फॉर गर्ल्स आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि इसको ज्वाइन करना चाहिए गर्ल्स को या नहीं? लाइक इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? गर्ल्स के हवाले से हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रही हूँ मैं। मेरा अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स की फील्ड नहीं है ये। अच्छा, मतलब अब अगर कोई सुनने वाला ऑडियंस में से सुन रहा होगा तो बहुत सी गर्ल्स भी हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया हुआ है माशाल्लाह यहाँ पे। तो हाँ, तो वो एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैंने जो देखा है ना अपनी फर्म्स में भी, और मतलब बाकी जहाँ पे भी कोलीग्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से ना पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से गर्ल्स की फील्ड नहीं है। अकाउंटेंसी एक अलग सी फील्ड है जिसमें आप कहेंगे मतलब हर तरह का काम हो रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा लेट सिटिंग्स भी करनी पड़ रही होती हैं। फिर एक अगर इक्वालिटी को देखा जाए तो फिर उनको बिठाया भी नहीं जा सकता तो फिर उन पे तरस खा के उनको भेजना पड़ता। हाँ, वो एक पॉइंट है कि वो भी आ जाता है। तो इस वजह से मेहनती भी होती हैं गर्ल्स, कर भी लेती हैं कुछ। देखिए आजकल का वैसे दौर है कि माशाल्लाह से हर फील्ड में औरतें घुसी हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब मेरा इस हवाले से थोड़ा सा पॉइंट जो है वो ये है कि करना चाहिए अगर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ये फील्ड सूट नहीं करती, प्रेफरेबल मेरे ख्याल से। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता इस हवाले से। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम आपसे पूछे कोई कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम सीए ज्वाइन कर लें, लाइक तो वो कौन सी ऐसी 3 से 4 क्वालिटीज होंगी कि वो बच्चा लेके इसमें आए? क्योंकि वो बात मैंने पहले भी की कि लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, ये फील्ड लंबी रेस के घोड़ों की है। हाँ, सबसे पहले तो आप मतलब पढ़ने वाले हो, कम से कम आप 6 to 10 आवर्स आप डेली मतलब बुक्स को दे सकें। ठीक, सबसे पहले तो ये हो। दूसरा, आप कंसिस्टेंट हो। 6 to 10 आवर्स बहुत ज्यादा पर डे। ओके, मतलब उसमें ये भी तो आ जाता है ना कि आप क्या वो फिर नमाज की ब्रेक और इस तरह की चीजें, वो 6 to 10 आवर्स बन ही जाते हैं। ठीक, तो कंसिस्टेंट हो आप
हार्ड वर्किंग हो, मतलब आप डेली का काम डेली कर रहे हो, और आपको बेसिकली जो इसके लिए नेसेसरी जिसे आप इंग्रेडिएंट्स कहते हैं ना, तो वो यही है कि आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, आपकी मतलब रूटीन बेसिस पे काम, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों चाहिए होते हैं इसके लिए। रूटीन बेसिस पे काम करना जानते हो कि मतलब अगर एक दिन का आपका पेंडिंग रह रहा हो तो आप उससे भी कोशिश करें कि वो पेंडिंग ना हो, डेली का काम डेली हो। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है सीए के लिए। अच्छा, तो एनी एडवाइस जो अभी सोच रहे हैं इसको ज्वाइन करने के बारे में, तो क्या बोलना चाहेंगे आपने? हाँ, एडवाइस मेरी यही है कि मतलब एक प्रोफेशनल फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, तो आप ज़रूर अगर आप मतलब समझते हैं आप अपने आप को इस काबिल के कि मुझे प्रोफेशनल, अगर आपका किसी और एमबीबीएस की या किसी और फील्ड में आपका नहीं हुआ तो एज अ प्रायोरिटी आप इसको मतलब लेके आए। सीए एक प्रोफेशनल फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, रिवार्ड भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब आपको एक अच्छा इंसान बना देती है, जो मैंने महसूस किया कि एक अच्छा इंसान आप बन जाते हो इसमें आगे। तो प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाती है, आपको मतलब सही तरीके से लोगों के साथ डील करना आ जाता है, आपको इस चीज़ों की पहचान हो जाती है। आई थिंक एक चीज़ इसमें ये भी है कि फेलियर जब आपको फेस करना पड़ता है ना, तो आप फिर कुछ बेहतर बनते हो। क्या ख्याल है इस बारे में? फेलियर, अगर तो आप सीखने वाले हो ना फेलियर से, तो फेलियर आपको बहुत अच्छा इंसान भी बना के चला जाता है। देखें, अगर किसी पे कोई मुश्किल आती है ना, तो मुश्किल भी उसी इंसान पे आती है जिसको मतलब कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। Exactly. अगर कोई फेल होता है तो उसके लिए भी, उसमें भी अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतरी रखी होती है कि अगर उसको मतलब एक काम उसने सही नहीं किया तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यार दोबारा कर लो, तो वो उसके लिए बेहतरी है। Exactly. तो शायद उसमें कोई ना कोई बेहतरी हो, तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अच्छा, मैंने इसमें ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं पेपर्स के जैसे पेपर्स पास आते हैं, उनके नज़दीक आते हैं, तो पेपर से डर के डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कुछ उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके फिर ज़रा ध्यान से पढ़ सकें, फोकस्ड होकर पढ़ सकें। किस तरह से फोकस्ड हो उस चीज़ को लेके। एग्जाम्स आ गए, एग्जाम का प्रेशर ज़रा कम करने के लिए कुछ बता दें, अगर कोई आपकी। बिल्कुल, आजकल कैफ वालों के तो मतलब एग्जाम के दिन चल रहे हैं वो तो बेहतर यही है कि इन दिनों में ना 6 महीने में आपने जितना मर्जी पढ़ाओ, अगर आप इन दिनों में डिमोटिवेट हो गए ना, तो फिर आपका फोकस हट गया ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अटेम्प्ट्स को सेव करना। तो ज़रूरी ये है कि आप 6 महीने में जिस तरह मोटिवेट है ना, उसी तरह आप इन 2 महीनों में, या अब तो 1 मंथ रह गया शायद, तो उसमें भी आप इसी तरह मोटिवेट रहें जैसे आप स्टार्ट से होते हैं। Exactly. तो कोशिश यही है कि मतलब आप नमाजों की पाबंदी करें, नमाज बाजमात पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ को दें, फोकस से पढ़ें। मोबाइल, अगर मुझे याद पड़ता है कि जो मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी तो मैं उसमें बीमार भी हो गया था, टाइफाइड हो गया था मुझे, तो फेब का मंथ चल रहा था, तो उसमें भी मतलब 8-10 दिन गुजर गए थे, तो मैंने गिव अप कर दिया था। तो मैंने कहा था मैं एग्जाम में पेयर नहीं हो रहा, तो मेरे बाबा ने मुझे यही कहा था कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, हमें भी पता है कंडीशन तुम्हारी का, तो तुम ये करो। लेकिन मुझे ये था कि मैंने स्टार्ट से पढ़ा हुआ था, तो मैं आखिरी मंथ में जाके मुझे टाइफाइड हुआ, तो मैं बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा कि खैर है, तुम कोई बात नहीं, एग्जाम में अपेयर तो हो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ना एग्जाम में अपेयर हो जाता हूँ। तो जिस दिन मैं घर से आने लगा, ट्रैवल करने लगा, तो मैंने अपना एंड्रॉइड का फ़ोन बाबा को दे दिया। मैंने कहा मुझे ना, मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल था, मैंने कहा मैं ये लेके जाऊँगा साथ। तो वो इस चीज़ से उन्होंने कहा कि पहले तुम बीमार हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन भी तुम्हारी ऐसी नहीं है कि अभी तुम बिल्कुल फिट हो चुके हो, तो तुम कोशिश करोगे। मैंने कहा नहीं, अगर मैं अब जा रहा हूँ तो मैं ये मोबाइल नहीं लेके जा सकता साथ, क्योंकि एडिक्शन एक मतलब हर बंदा, एडिक्शन तो ऐसा नहीं कि आप, लेकिन जब आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप उसमें कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट होता है, जाहिर सी बात है। अगर, और मेरे पास तो थे भी 18 डेज थे, आई रिमेंबर इफ, तो उसमें ही मैंने फिर वो मोबाइल नोकिया का लेके आ गया साथ। सही। तो ये भी कुछ बच्चे करते हैं। मैंने एंड्रॉइड बंद कर दिया आखिरी दिन में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन 18 दिन में पढ़ के पास कर लिया था। लेकिन उसमें ये था कि मैंने पीछे से पढ़ा हुआ था, तो 18 दिन में मैंने आखिरी में पढ़ के कैफ क्वालिफाई कर लिया था। तो यही है कि आप जितना आप लिमिटेड अपने आप को रखोगे सोशल मीडिया से, जितना इस मंथ में, स्पेशली इस मंथ में आप जितना अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड करोगे, स्टडी की तरफ मोटिवेट रखोगे, फोकस रहोगे, तो मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। आप चाहे जितने मर्जी एग्जाम पेपर दे रहे हो, जितने मर्जी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि आप इन मंथ्स में ना मोटिवेट खुद को रखें। ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। अगर इन टाइम में अगर आप डीमोटिवेट होते हैं ना, तो शायद आप फिर अटेम्प्ट सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम में अपने आप को मोटिवेट रखें और मतलब फोकस से पढ़ते रहें। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो घर वालों से बात करें। मेरे ख्याल से जो मुझे पर्सनली लगता है कि घर वाले सबसे मतलब आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। जिनको सपोर्ट होनी चाहिए बिल्कुल, जिन बच्चों को
जो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, मेरा तो पर्सनली यही होता था कि अगर मुझे ऐसे एक दिन में लगता था कि मुझसे आज फोकस से नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं घर वालों से बात कर लेता था, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो वैसे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल लाइफ का? यहाँ जाहिर सी बात है दूसरी जगह से उठ के आना मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है ये चीज़ें, लाइक ये आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर कर रहा होता है आपके लिए। बिल्कुल ऐसी है, एनवायरनमेंट आपका बहुत मैटर करता है। मुझे याद है कि जब मैं स्टार्ट में गया था AFC में, तो AFC मैंने मुल्तान से किया, तो मैं मुल्तान में गया तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा, तो वहाँ पे तब MCAT चल रहा था, MCAT के डेज नज़दीक थे, तो मेरे जो रूममेट्स थे वो MCAT का 1-2 दिन बाद शायद उनका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम दे के घर चले गए। तो मैं अकेला रूम में, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 17 डेज अकेले ने रूम में गुजारे थे, और वो मेरे लिए सबसे टफ टाइम था कि मैं अकेला रूम में रह रहा हूँ, और मैं आज उससे पहले आज तक मैं घर से बाहर इस तरह अकेला नहीं रहा था। तो वो एक मुश्किल टाइम था हॉस्टल लाइफ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को उस माहौल में एडजस्ट किया कि अब तो मैं मतलब इस फील्ड में आ गया हूँ, घर से बाहर रहना पड़ेगा मुझे, और तो वो बहुत मुश्किल है हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस। लेकिन अब ये है कि दूर रहना थोड़ा मुश्किल, घर वालों से दूर रहना वाकई बहुत मुश्किल है। अब ये है कि वक्त के साथ साथ तो बंदा एडजस्ट कर ही लेता है, तो अब ऐसा कोई ऐसा फील नहीं होता, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है वो चीज़ें तो साथ साथ हैं। खुद को वैसे आप आज से 5 साल बाद कहाँ पे देखते हैं? थोड़ा सा खुद को ऐसा, पहले तो यही है, मोटिव तो यही है कि इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो जाए, इंशाल्लाह आर्टिकल्स के दरमियान ही क्वालिफाई करेंगे जी। तो क्वालिफिकेशन के बाद ऐसा बिजनेस का प्लान है, और तो कोई नहीं, एजुकेशन, मुझे टीचिंग का शौक है, तो इंशाल्लाह। तो जॉब का कोई प्लान नहीं आपका ऐसा? जॉब का ऐसा कोई प्लान नहीं। ठीक हो गया। अब्रॉड जाने का प्लान है, पाकिस्तान में रहने का प्लान है? नहीं, अब्रॉड तो मैं घर से पता नहीं कैसे बाहर बैठा हूँ, अब्रॉड तो बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि आवाम आजकल की कहती है बस पकड़ो डिग्री है, अच्छी सर्टिफिकेशन उठाओ और चलो बाहर। नहीं, अच्छी सर्टिफिकेशन देखें, बाहर भी आपको मेहनत करनी है, आप इधर वही अपने पाकिस्तान में मेहनत करें, इस मुल्क से बेहतर और कोई है नहीं। CA वर्सेस ACA, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? CA वर्सेस CA का आप अगर कहें तो CA का स्कोप ACCA से बहुत ज्यादा है जी। ACCA लेकिन वो आई थिंक पाकिस्तान में नहीं है, उसका ज्यादा US गैप्स और उधर है USA वगैरह में जी। तो पाकिस्तान में CA का ज्यादा स्कोप है, तो मेरे ख्याल से प्रेफरेबली CA। ठीक। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में कितना, जब आप जाते हो आर्टिकल्स करने के लिए, तो आपके पास लाइक एडवांस किस्म की होनी चाहिए स्किल्स, या लाइक नॉर्मल आपको एक्सेल आ रहा है तो आप उसके साथ भी मूव कर लेते हो उसमें? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखें, सॉफ्ट स्किल्स तो आजकल हर फील्ड में ही ज़रूरी हैं, और CA भी ऐसी फील्ड है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं आर्टिकल्स के लिए, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स, जाहिर सी बात है, अगर आपको एक्सेल का पता ही नहीं है, आप कभी सिस्टम पे बैठे ही नहीं है, तो आपको मुश्किल हो जाता है थोड़ा। लर्निंग सीख तो जाते हैं जी, लेकिन लर्निंग में थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आपको कहीं पे भी टाइम गैप आए, कोई भी आपका जैसे मतलब दरमियान में कोई भी ड्यूरिंग आपकी स्टडी कोई टाइम गैप मिले, एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले कोई भी आपको लगे कि यहाँ पे कोई टाइम एडजस्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि एक्सेल के बेसिक्स के दौरान ही आपको, हाँ मतलब कैफ के दौरान, आर्टिकल्स से पहले जी जी। जब आप आर्टिकल हंटिंग कर रहे होते हैं तब, या जब भी आपका मतलब टाइम थोड़ा मतलब एडजस्ट हो पाए, तो आप उसके लिए एक्सेल के बेसिक्स कोर्स यूट्यूब से हर जगह से मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, फ्री में अवेलेबल है, तो वो कोशिश करें कि ले लिए जाएं, ताकि आप जब आर्टिकल्स के लिए जाएं तो आपको एक जो चीज़ मतलब बेसिक्स ही नहीं आपको सिखानी पड़े, आपको उस चीज़ का आइडिया हो कि कैसे जाना है। तो सॉफ्ट स्किल्स मेरे ख्याल से ज़रूरी हैं हर लिहाज से। अच्छा, एक मसला बहुत बड़ा हमारे यहाँ आर्टिकल्स के दौरान जो स्टाइपेंड है वो उसका सीन कुछ अच्छा नहीं है तो गुजारा करना लाइक उसमें क्या लगता है आपको कि देखें आजकल आपको करना चाहिए हमारे साथ कि नहीं? आजकल जो इन्फ्लेशन का रेट है मेरे ऑलमोस्ट 41% है, इन्फ्लेशन 41% है, तो उस हवाले से तो ये कम है, लेकिन कम मैं कहती हूँ ये आटे में नमक के बराबर हाँ आप कह सकते हैं। मेरे ख्याल में जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है, वो फिर हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है साथ साथ। तो पहले जैसे घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसी तरह घर वालों से ही सपोर्ट लेनी पड़ती है तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल में मेरे ख्याल से ये मिनिमम वेज रेट तो होना चाहिए, ठीक, तो ये बहुत कम है उस लिहाज से, तो मिनिमम वेज रेट आई कैप को करना चाहिए। तो उस हवाले से पता नहीं आप दिन की क्या आप आई कैप वाले नहीं किसी की सुनते, अपनी मनमानी करते। ठीक, तो अब इसको समझ करते हैं। तो अब हमें ये बताएं कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं CA को, उनको कुछ अच्छी नसीहतें कि बच्चा पार्टी
तो समझ लो हाँ उनके लिए आग का दरिया है और डूब के जाना है और कश्तियां जला के आना है। आग का दरिया मेरे ख्याल से ये पढ़ाई का समुंदर है और तैर के जाना है। मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा पैशनेट है इस हवाले से और वो मतलब ज्वाइन करना चाहता है सीए में, मतलब उसने एक अपना मतलब होमवर्क लाजमी किया हो, आपको आइडिया होना चाहिए फील्ड क्या है, आगे किस तरह इसका स्कोप है। हमें तो ये था कि अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी और पता नहीं था, ऐसे ही मुंह उठा के आगे थे। बच्चे पैसे दे के इसको पैशन के तौर पे ज्वाइन करो या इसका पैसा जो आपको नहीं पैशन के तौर पे आप ज्वाइन करें तो फिर ही ये कोई भी फील्ड है ना, अगर आप उसको मतलब आप ये देखते हैं ना कि पैसों के हवाले से, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, आपको इसको पैशन के तौर पे ज्वाइन करना चाहिए, फिर ही आप उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो फिर ही आप उस चीज़ को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर हार्डवर्क अपना, क्योंकि एक चीज़ में आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ में कैसे मतलब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, उस चीज़ में कैसे आप अपने आप को इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एज अ पैशन ज्वाइन करें और उसके लिए अपना होमवर्क करें, जो आपको नेसेसरी है वो चीज़ें सारी अपनी करें। फिर इस फील्ड के बारे में आपको अच्छी खासी नो होनी चाहिए। मतलब आजकल तो यूट्यूब में बहुत से इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको बेसिक्स आइडिया हर चीज़ से हर जगह से मिल जाता है। तो बेसिक आइडिया आपको लाजमी होना चाहिए फील्ड के हवाले से। जो बच्चे मेरे ख्याल से जिनको है कि वो मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए तो वेलकम है कि वो लाजमी ज्वाइन करें। जिनको लगता है कि हम कर लेंगे वो लाजमी ज्वाइन करें। लेकिन अगर कोई मेरे ख्याल से कोई एवरेज स्टूडेंट है जो शायद मतलब उसके ग्रेड्स भी इतने कोई नहीं है हाँ ये कह सकती हैं आप, तो जिसके ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं है, तो बिलो 50 हैं जिनके ग्रेड्स 50% से, उनके लिए मेरे ख्याल से मुश्किल है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो भी कर जाते हैं, तो वेल एंड गुड। डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रहे हम। अगर कोई बच्चा, लेकिन ये है कि कंपटीशन को देख के है ना, फिर हाँ कंपटीशन जाहिर सी बात है, आपको इसके लिए हार्डवर्क चाहिए होगा। हार्डवर्क आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आपको डेली काम करना पड़ेगा। अगर आपको शुरू से इस चीज़ की आदत नहीं है तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सर्वाइवल इस फील्ड में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को अपने आप को सामने रख के इस फील्ड को ज्वाइन करें। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक मतलब अच्छे तरीके से लेके चलने वाले हो तो ऐसा सच मुश्किल नहीं है। तो हर चीज़ अवेलेबल है आजकल, तो इतना मतलब एडवांस चीज़ें हो चुकी हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है, तो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। टीचर्स के लेक्चर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं माशाल्लाह। ऑनलाइन का भी अब तो सिस्टम माशाल्लाह से बिल्कुल, ऑनलाइन का भी आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाती है उससे। अगर आप हॉस्टल में नहीं अगर आप रह सकते तो आप घर से लेक्चर, अगर घर से पढ़ने की आपको आदत है तो घर में पढ़ सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है जो मेरे ख्याल से आपके लिए एक न्यू एडिशन है कि आप अगर हॉस्टल में नहीं रह सकते, घर में रहने के आदी हैं, घर में पढ़ने के आदी हैं, तो आप घर में रह के पढ़ सकते हैं। काफी एज मिल गया है इस चीज से बच्चों को, बहुत एज मिला है। ये मतलब बहुत फायदेमंद है मेरे ख्याल से। और सीफैप में मेरे अगर आप स्टार्ट से अगर हो जाएगा ना, आपकी इस चीज़ की रूटीन बन जाएगी, तो सीफैप में मेरे ख्याल से फिजिकल क्लासेस लेना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आपका साथ साथ फर्म वर्क का प्रैक्टिकल वर्क भी चल रहा होता है। तो वो फिर आपको ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी शुरू से अगर रूटीन बनी होगी, ऑनलाइन क्लासेस लेने की आपको आदत होगी, हैबिट बनी होगी, तो फिर आप आगे भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ओके हो गया, ठीक। थैंक यू सो मच ज़ुहैब फॉर कमिंग। तो जनाब ये था आज का हमारा ज़ुहैब के साथ इंटरव्यू। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।